आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान। खबरनामे के साथ सबसे पहले सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दंतेवाड़ा पहुंचकर पीएम मोदी ने नक्सलियों को दिया अमन का पैगाम। स्कूली बच्चों से की मन की बात, कहा काम करने के देखें ख्वाब। दौरे से कबल नक्सलियों की करतूत, सुकमा में 500 लोगों को यरगमाल बनाए जाने की खबर। रेल पटरी भी उखाड़ी। पीएम के मगरबी बंगाल पहुंचने से कबल बर्धमान में भी ब्लास्ट। पद्म एजाजात दिए जाने के तरीकेकार पर स्वामी रामदेव ने उठाया सवाल, कहा अच्छे लोगों के अलावा लॉबिंग से भी मिलता है अवार्ड। सीएजी की रिपोर्ट में फौजी तैयार तेजस की अहलियत पर सवालिया निशान। रिपोर्ट में मार्क 1 वर्जन में 53 खामियों की हुई निशानदेही। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अमेरिकी तालिबा से छेड़छाड़ का संगीन मामला। कैंपस में हड़कंप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आप देख रहे हैं आलमी समय खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम ने नक्सलियों से तशद्दुद का रास्ता छोड़ने की अपील की है। दंतेवाड़ा में एक रैली को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सूबा तशद्दुद से पाक हो जाए तो ये मुल्क में अव्वल दर्जे पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि उनकी पहली तरजीह नौकरी है, वो इसी से घर बना सकते हैं, बच्चों को तालीम दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तशद्दुद का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकबिल है तो अमन का। उन्होंने कहा कि एक दिन नक्सली भी बदलेंगे। सीएम रमन सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के हाथ में बंदूक थी उन्होंने उन बच्चों को कंप्यूटर और पेन पकड़ाया। करोड़ की है जो बस्तर के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी आने वाले समय में। दूसरा, आज अनेकविध कामों के निर्णय हुए हैं। शायद बस्तर के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 1 घंटे के इस समारोह में 24,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का निर्णय हुआ। एक राज्य, पूरे राज्य के लिए भी अगर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो राज्य के लिए बहुत बड़ी गौरवशाली घटना होती है। जबकि आज एक जिले में 24,000 करोड़ रुपया आने वाले दिनों में इस बस्तर की जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा, इसका मैं भली भांति अनुमान कर सकता हूं। आज आप किसी भी आदिवासी को जाकर के पूछें, किसी भी गांव के गरीब व्यक्ति को जाकर के पूछें, आप कोई भी खेत मजदूर को पूछें, आप किसी भी किसान को पूछें कि आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है, क्या इच्छा है। मैं विश्वास से कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, सबके सब, किसी भी राज्य में क्यों न रहते हो, किसी भी भूभाग पर क्यों न रहते हो, एक ही जवाब निकलता है कि साहब कुछ भी करो, बच्चों को रोजगार मिले, ऐसा कुछ करो। कई बार ऐसी स्कीम्स में हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है, उद्घाटन के भाषण ज्यादा होते हैं, शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन जमीनी सच बदलता नहीं है।
जनधन योजना में भी अकाउंट्स के नंबर बहुत खुले, लेकिन अकाउंट्स में रुपया कितना गया, ये मुद्दा सवालिया चिन्ह उठ गया था। तो इसी रूप से हम चाहेंगे कि जो बीमा योजनाएं हैं या पेंशन योजनाएं हैं, अगर ये वास्तव में पहुंचती हैं जिनके लिए ये उद्देश्य से बनाई गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि ऐसी योजनाओं पे कथनी और करने में बहुत फर्क रहा है। तो हम अभी वेट करेंगे, इंतजार करेंगे और इसका ऑडिट करके आपको कुछ हफ्तों, कुछ महीनों बाद बताएंगे कि सिर्फ ये एक रिबन कटिंग सेरेमनी है, भाषण है, घोषणा है, पब्लिसिटी है, या वास्तव में जमीनी सच में कार्यान्वित होकर आगे बढ़ी। इस समय दंतेवाड़ा के जवांगा एजुकेशन सिटी में पीएम मोदी बच्चों से भी रूबरू हुए, जहां बच्चों ने पीएम से अपने दिल की बातें कही और पीएम ने उनके जवाब भी दिए। आप लोग कभी एक किताब जरूर पढ़िए, पॉलीएना करके किताब है। मैंने बचपन में पढ़ी थी वो किताब और करीब करीब सभी भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है। 70-80 पन्नों की वो किताब है और उस किताब में एक बच्ची का पात्र है और उसके मन में विचार आता है कि हर चीज में से अच्छी बात कैसे निकाली जा सकती है। तो उसने घटना लिखी है। तो उसके घर के बगीचे में जो माली काम कर रहे थे वो बूढ़े हो गए और शरीर ऐसा टेढ़ा हो गया। तो एक बार बच्चे ने जाके पूछा कि दादा कैसे हो? तो उन्होंने कहा नहीं अब तो बूढ़ा हो गया, देखिए मैं पर ऐसे ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, मेरी कमर ऐसी टेढ़ी हो गई है, बस मौत का इंतजार कर रहा हूं। तो बच्चे ने कहा नहीं दादा ऐसा मत करो, देखिए भगवान आपके कितना मेहरबान है। पहले आपको खड़े होते थे और बगीचे में काम करने के लिए ऐसे मुड़ना पड़ता था। अब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आपको बार बार मुड़ना नहीं पड़ता है और अब बगीचे के काम आसानी से कर सकते। यानी एक घटना एक के लिए दुख का कारण थी, दूसरे के लिए वो प्रेरणा का कारण थी। और इसलिए मैं मानता हूं कि घटना कोई भी हो, हमारा उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसके आधार पर जीवन की प्रेरणा बनती है। वहीं पीएम के पहुंचने से कबल छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की घिनौनी करतूत सामने आई। पीएम नरेंद्र मोदी दंतेवाड़ा जिले के दौरे से ठीक पहले नक्सलियों ने सैकड़ों देही बाशिंदों को यरगमार बना लिया। नक्सलियों ने तकरीबन 500 देही बाशिंदों को अगवा कर लिया। मौसूल खबरों के मुताबिक सुकमा जिले के मारिंगा ग्राम में ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी के जलसे में शामिल होने जा रहे थे। यहाँ से जो है लगभग 60-70 किलोमीटर दूर तुमकल से मारिंगा के बीच पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर ग्रामीणों को कुछ नक्सली अपने साथ में बैठक बुलाने के संबंध में। वहीं नक्सलिज्म के इशू पर बोलते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये 2-4 साल का मसला नहीं है, कुछ ही बरसों में इसका निपटारा किया जाएगा। ऐसा है कि इसमें फोर्स वहां लगी है, कोई भी जानकारी मिली है, तुरंत मैं उतरा हूं, चीजों में जानकारी मिली, लेकिन हमारी फोर्स बहुत ही बहादुरी के साथ काम कर रही है, क्योंकि यह समस्या साल 2 साल 10 साल 15 साल की नहीं है, 50 वर्षों की समस्या। लेकिन समस्या से भी देश को निजात दिलाने के लिए अधिकतम जो भी प्रयत्न है वो किया जा रहा है और इस देश को निजात मिलेगी। इस मामले पर क्या कहना है बीजेपी लीडर श्रीचंद संदरानी का, ये सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री का दौरा दंतेवाड़ा नक्सलवाद क्षेत्र में कहीं न कहीं ये नक्सलवादियों के मन में भय का वातावरण है, जिससे ये लोग कायरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। नागरिकों का अपहरण करना, एक पुलिया के निर्माण को रोकना, विकास को रोकना, ये नक्सलियों के चेहरे को उजागर करता है। सरकार इसके सामने झुकेगी नहीं, सरकार मुकाबला करेगी। पीएम के मगरबी बंगाल पहुंचने से कबल वहां भी तशद्दुद का वाकया पेश आया। रियासत के बर्धमान में एक घर में ब्लास्ट होने की खबर है। ये धमाका बर्धमान के केतु ग्राम में हुआ और इस धमाके में 2 खवातीन के जख्मी होने की भी खबर है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।
तो वाज़ेह है कि छत्तीसगढ़ के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर मगरबी बंगाल के कोलकाता पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम कई प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। कोलकाता में वजीर आजम मोदी 3 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ मंसूबों का आगाज कर रहे हैं। ये वजीर आजम जीवन ज्योति बीमा स्कीम, वजीर आजम तहफ़्फ़ुज़ बीमा स्कीम और वजीर आजम पेंशन स्कीम है। इसके साथ ही 58 मरकजी वजीर भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इन्हें लॉन्च करेंगे। पीएम बर्नपुर वाक़े इसको की मशीनों का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम मोदी रामकृष्ण मिशन के सरबराह स्वामी आत्मस्थानंद महाराज से भी मुलाकात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। आप देख रहे हैं आलमी समय। स्वामी रामदेव ने कहा है कि पद्म एजाजात दिए जाने के तरीकेकार पर सवाल होते हैं। उनका कहना है कि अच्छे लोगों को तो अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन अवार्ड के लिए लॉबिंग भी की जाती है। ये सारी दुनिया जानती है कि पद्मश्री से लेकर के पद्म भूषण, विभूषण और तमाम तरह के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तक अच्छे लोगों को भी मिलते हैं। लेकिन इन्हीं पुरस्कारों को पाने के लिए लोग बहुत जबरदस्त तरीके से लॉबिंग भी करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकली जिन लोगों का प्रभाव होता है वो इन अवार्ड्स को पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आपने तो ठुकरा दिया। पता नहीं है बाबा कौन सी केस की बात कर रहे हैं। बाबा तो रोज कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। 2 बयान आजकल बहुत चर्चित हैं, या तो मोदी जी का रोज कोई ना कोई प्रवचन आ जाता है या बाबा का आ जाता है। अब इन्हीं से पूछ के सरकार चलेगी। हर चीज पे इनके कमेंट हो रहे हैं। जहां आपका दखल नहीं है, भाई आपको योग कराना, आप योग कराओ। आप किस चक्कर में पड़ गए? दवाइयां बेच रहे हो, आप दवाइयां बेचो, अपना कमर्शियल काम करो। आपको राजनीति में क्या दखल है? लाखों करोड़ों इंसान होते हैं जिनके ऊपर चर्चा होती है, बात होती है, सालाना बात होती है। एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी तय करती है। बाबा से पूछ के थोड़ी तय करेंगे। एक दिन पहले ही पार्लियामेंट में पास हुए इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल की आसाम में मुखालफत शुरू हो गई। आसाम में आईसीयू ने इस बिल की जबरदस्त मुखालफत की है और मशाल जुलूस निकाला। इन लोगों का कहना है कि इस बिल में आसाम के लोगों के मफाद को ध्यान में नहीं रखा गया है। साथ ही बांग्लादेश के लोग आसाम में अलग बसेंगे तो उनके मफाद को नुकसान पहुंचेगा। गौरतलब है कि जो बिल पास हुआ है उसके तहत जमीन का कुछ हिस्सा बांग्लादेश से अदला बदली किया जाना है। साथ ही जो लोग हिंदुस्तान में बसना चाहेंगे उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत भी दी जाएगी। आसाम के लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। बांग्लादेशी लोग असम में है, उन लोग को वहां से निकल लेना पड़ेगा। तो जो असम समझौता था वो असम समझौता के तो ये बांग्लादेशी नागरिक को असम से बांग्लादेश को लेने के लिए जो हस्तांतरण, जो एग्रीमेंट, जो ट्रीटी चाहिए, ये ट्रीटी के लिए हम लोग मांगता हूँ। और असम के लिए ये भी जरूरत है जो बॉर्डर इलाका है, जो सीमांत जो बॉर्डर है वो बॉर्डर सील करना चाहिए। ये है हम लोग का आंसू का डिमांड। दिल्ली डायलॉग कमीशन के साबिक सेक्रेटरी आशीष जोशी को केजरीवाल हुकूमत ने उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने मरकजी हुकूमत के अफसर आशीष जोशी पर यह इल्जाम लगाते हुए हटाया कि वो दफ्तर में गुटखा खाते थे और सिगार पीते थे।
कमीशन के नायब सदर आशीष खेतान ने केजरीवाल से इसकी शिकायत की थी। जोशी के हटाए जाने के बाद केजरीवाल सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं। जोशी का इल्जाम है कि कमीशन में आम आदमी पार्टी के हामियों को भर्ती करने से इनकार करने पर उनको हटाया गया है। जोशी ने दफ्तर में गुटखा खाने और सिगार पीने के इल्जाम को खारिज किया है। मुझे कोई पत्र तो मिला नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं, उनका कल फोन आया कि इस तरह से कुछ कंप्लेंट गई है दिल्ली सरकार से मेरे काडर को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को। इसमें कहा है कि मैं सिगार पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं। देखिए, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है। ऑफिस के अंदर कभी नहीं इस तरह का काम। बाहर मैं क्या करता हूं उसमें किसी को जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं तो सिगार ही पीता हूं, उन लोगों का क्या करेंगे जो लोगों का खून पीते हैं। मुंबई के विलेपार्ले ईस्ट में कमर्शियल इमारत पद्मावती में आग लग गई। ये आग इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी थी। आग लगने की वजूहात का अभी पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू कर लिया है। अभी तक इस आग में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुल्क की मारूफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकी तलबा के साथ लोगों के छेड़छाड़ का मामला, शर्मनाक मामला सामने आया है। मुतासिरा साल 2012 से यहां जेर तालीम है और 2013 से वो आयुर्वेद में पीएचडी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये शर्मनाक वाकया 22 अप्रैल का है, जब अमेरिकी तलबा बीएचयू कैंपस में अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही थी। हालांकि वाकये के बाद मुतासिरा ने पुलिस में फौरन शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन जब उसने अपने प्रोफेसर को पूरा मामला बताया तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस अब मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश में लग गई है। इस वाकये के बाद बीएचयू के प्रोफेसर्स ने कैंपस में खातून के तहफ्फुज पर सवाल उठाए हैं। ये घटना तो हमें आप लोगों से पता चली। हम तो आप लोगों का धन्यवाद करेंगे कि कम से कम समाचार पत्रों ने कुछ चलाया और फिर हमारे श्री राजेश सिंह जी ने हमें सूचित किया और फिर हमारा विश्वविद्यालय हरकत में आया। और आप इसके विश्वविद्यालय कितनी गंभीरता से इस आरोप को ले रहा है, इसी में समझिए कि 9:30 बजे मुझे माननीय कुलपति के कार्यालय में बुलाया गया और उनके बारे में बातचीत की गई और कहा गया कि नहीं, मैं उनके बारे में करीब कब आई, कब रही, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, ऐसी कोई आख्या माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित करूं। तो हम लोग तुरंत पूर्ण रूपेण इस घटना से, इस आरोप से हतप्रभ हैं और हम मान के चलते हैं कि यदि कोई ऐसी चीज हुई है तो वह निंदनीय है और हम लोगों ने ऐसी चीजों को रोकने का प्रयास भरसक किया हुआ है, ऑलरेडी है। जिस घटनास्थल का वो बता रही हैं उसके आसपास हमेशा गार्ड रहते हैं। कोच्चि में प्रोफेसर के हाथ काटने के मामले में स्पेशल एनआईए ने 10 मुलजिमों को कसूरवार मानते हुए 8 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुनाई है। 4 जुलाई 2010 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनान ने कॉलेज में प्रिंसिपल टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। सीएजी ने हल्के जंगी तैयारे तेजस पर संगीन सवाल उठाए हैं। कैग के मुताबिक तेजस फजाइया की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। कैग के मुताबिक तेजस के मार्क 1 वर्जन में 53 खामियां हैं, जिसका असर निगरानी और चलाने की सलाहियत पर पड़ रहा है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक तेजस में जगह की कमी के सबब सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर जैसी इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियत भी नहीं है। तैयारे में राडार वार्निंग रिसीवर भी जनवरी तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। तैयारे में मार्क 1 की खामियां मार्क 2 में दूर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दिसंबर 2015 तक इंतजार करना होगा। कैग का कहना है कि तेजस की सप्लाई में हो रही ताखीर से फजाइया को मिग, जगुआर और मिराज तैयारों को ही अपग्रेड करना पड़ रहा है। कैग ने डीआरडीओ से तेजस के मुल्की होने के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। डीआरडीओ का दावा है कि तेजस में लगे 70% पुर्जे मुल्क में बनाए गए हैं, लेकिन जनवरी तक सिर्फ 35% पुर्जे ही हिंदुस्तान में बने थे। तेजस में लगे कानवेरी इंजन, मल्टी मोड राडार जैसे कुछ तकनीकी हिंदुस्तान में अपग्रेड होनी थी, लेकिन अब इसमें नाकामी हाथ लगी है। मगरबी बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में जुमे की शब इंडियन एयर फोर्स का एक जहाज मिग 27 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हादसे के बाद जहाज का एक पायलट तो बच निकला, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं चला है। जहाज की जद में आकर 2 गांव वालों की भी मौत हो गई। जहाज ने हाशिमारा एयरबेस से उड़ान भरी थी। यह अफसोसनाक हादसा किस वजह से पेश आया, इसकी जांच की जा रही है।
पाक से लगी समंदरी सरहद पर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हिंदुस्तानी बहरिया आज पोरबंदर के पास अपना एक नया बेस शुरू करेगा। वजीर दिफा मनोहर पारिकर आज INS सरदार पटेल का इफ्तिताह करेंगे। गुजरात साहिल पर बहरिया का दूसरा बेस होगा। इस मौके पर रियासत की वजीर आला आनंदीबेन पटेल और बहरिया सरबराह एडमिरल RK धवन भी मौजूद रहेंगे। हिस्सा समुद्र के जरिए भारत की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी। वक्त हुआ एक और ब्रेक का, लौटेंगे इंटरनेशनल खबरों के साथ। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलमबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। आप देख रहे हैं आलमी समय। इंटरनेशनल खबरों का हम रुख करेंगे। बरतानिया में डेविड कैमरून मुसलसल दूसरी बार वजीर आजम बनेंगे। बरतानिया में हुए इंतखाबात में डेविड कैमरून की क़यादत वाली कंजरवेटिव पार्टी ने 331 सीटें हासिल करके अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि मुखालिफ सियासी पार्टी लेबर पार्टी 232 पर सिमट गई। इसके साथ ही तय हो गया है कि कैमरून दूसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं। इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद डेविड कैमरून ने कहा कि उन्होंने आवाम से जो भी वादे किए हैं वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फोन करके डेविड कैमरून को मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई कि उनके मुद्दतकार में बरतानिया से हिंदुस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। आपको बता दें कि डेविड कैमरून ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुस्तानियों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी नई काबीना तश्कील दे दी है और उन्हीं के हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट और इंतहा पसंद जमातों पर यह मुश्तमिल है। नेतन्याहू की काबीना में एक इराकी नजाद ऐसी खातून वजीर भी शामिल हैं जिनकी असल शोहरत फलस्तीनियों के खिलाफ नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। नेतन्याहू की मखलूत काबीना में शामिल खातून वजीर आयलेट शेकट इराकी नजाद यहूदी हैं और उनका ताल्लुक दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात जोश होम से है। आयलेट शेकट का 9 महीने पहले एक मुतनाज़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फलस्तीनी माओं को ज़िबा कर दिया जाए क्योंकि वो जंगजू जन्म देती हैं। उन्होंने फलस्तीनियों को सांप और दहशतगर्द तक कहने में तो कभी भी गुरेज नहीं किया। हालांकि उस वक्त वो वजीर नहीं थी, लेकिन उनके ऐसे ही बयानों की वजह से नेतन्याहू ने उसे वजीर बना दिया है और वजारत बराए इंसाफ का दर्जा दिया है। सऊदी अरब ने यमन में हौसी शिद्दत पसंदों की जानिब से जाजान और नजरान शहर में रॉकेट हमलों का भरपूर जवाब देने का आज़म जाहिर किया और कहा है कि सऊदी अरब की सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद असीरी ने कहा है कि हौसी दहशतगर्दों को सऊदी अरब में हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर सऊदी वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें सऊदी अरब में किए गए रॉकेट हमलों और यमन में जारी ऑपरेशन पर गौर किया गया। जनरल असीरी ने रियाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन ने जाजान और नजरान पर रॉकेट हमले किए और सऊदी अरब की सलामती की सुर्ख लकीर अबूर की है, जिसकी हौसियों को भारी कीमत चुकानी होगी और सऊदी शहरियों पर हमले करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने हौसियों के गढ़ 7 गवर्नरी में हौसियों के ठिकानों पर बगैर किसी वक्त के गोलाबारी जारी रहेगी।
शाम में असद फौज ने एक बार फिर कीमियाई हथियारों से हमले किए। हुकूमत मुखालिफ कारकुन एक डॉक्टर ने इत्तला दी है कि शुमाल मगरिब सूबे अदलीब में कीमियाई हथियारों से 3 हमले किए गए हैं, जिसमें 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। शामी डॉक्टर मोहम्मद तन्नारी ने इत्तला दी कि 3 देहातों पर बैरल बमों के 3 हमले किए गए। उनके मुताबिक असद फौज ने जुनूदा, कंसफरा और कुफर बत्तीख इलाकों पर क्लोरीन गैस के बैरल बम गिराए, जिसके नतीजे में दर्जनों लोग बेहोश हो गए हैं। आपको बता दें कि हालिया दिनों में कई जगहों से असद फौज के पसपा होने की खबरें, जिसके बाद असद की फौज कई जगहों पर कीमियाई हथियार का इस्तेमाल कर रही है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश जताई है। लेकिन अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई मैकेनिज्म वज़ा नहीं किया जिसकी बदौलत उनके जिम्मेदारों को सजा दी जा सके। और यमन हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से फौरी तौर पर फौज भेजने का मुतालबा किया है, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने यमन में आर्जी जंग बंदी पर जोर दिया है। यमन हुकूमत ने सलामती काउंसिल के सदर को एक खत भेजा है। यमन हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा रियाज यासीन ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खत के अहम निकात पढ़कर सुनाए। इसमें इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा किया गया है कि वो यमन में हौसी बागियों की जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ तफसीलात इकट्ठी करें। खत में कहा गया है कि अदन पर हौसियों का कब्जा रोकने के लिए फौरी तौर पर जमीनी मुदाखलत की जाए। खत में आलमी बरादरी से कहा गया है कि वो आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराएं। यमन हुकूमत की तरफ से हौसियों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी बरादरी इंसानी इमदादी सरगर्मियों के लिए इत्तेहादी ममालिक के फिजाई हमलों को रोकने का मुतालबा कर रही है। और आइए एक बार हम फिर नजर डालेंगे बुलेटिन की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दंतेवाड़ा पहुंचकर पीएम मोदी ने नक्सलियों को दिया अमन का पैगाम। स्कूली बच्चों से की मन की बात, कहा काम करने के देखें ख्वाब। दौरे से कबल नक्सलियों की करतूत, सुकमा में 500 लोगों को यरगमाल बनाए जाने की खबर। रेल पटरी भी उखाड़ी। पीएम के मगरिबी बंगाल पहुंचने से कबल बर्दमान में भी ब्लास्ट। पद में एजाज़ात दिए जाने के तरीक़ाकार पर स्वामी रामदेव ने उठाए सवाल का, अच्छे लोगों के अलावा लॉबिंग से भी मिलता है अवार्ड। सीएजी की रिपोर्ट में फौजी तैयार तेजस की अहलियत पर सवालिया निशान। रिपोर्ट में मार्क 1 वर्जन में 53 खामियों की हुई निशानदेही। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अमेरिकी तालिबा से छेड़छाड़ का संगीन मामला। कैंपस में हड़कंप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए SamayLive.com पर। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।